क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। बाकी गाइस, जो सीरीज मैंने अपने चैनल पर शुरू की थी उस पर आप सब कह रहे थे कि उसे कोई और चैनल पहले से एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैंने खुद जाकर वो चैनल देखा और पाया कि हाँ, उन्होंने उसे पहले ही कवर किया हुआ है। इसलिए मैंने उस सीरीज को ड्रॉप कर दिया। अब जो नई सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ उसके पहले 35 चैप्टर पहले से किसी और ने कवर कर रखे थे, लेकिन 35 चैप्टर के बाद की कहानी किसी ने नहीं दिखाई। इसलिए अब मैं वही कहानी आगे बढ़ाने वाला हूँ धीरे धीरे करके। तो गाइस, मैं अभी फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें इतिहास के सबसे खतरनाक डेमोनिक कल्टीवेटर चू जुआन के बारे में बताया जाता है। उसने अपनी जिंदगी में इतने लोगों को मारा है कि गिनना मुश्किल है। जिन भी शहरों में ये बंदा जाता है वहाँ मौत का तूफान ले आता है और लोगों को ऐसे मारता है जैसे वे गाजर मूली हो। जिन्होंने भी चू जुआन को अपनी आंखों से देखा है उनके लिए क्रूरता का दूसरा नाम ही चू जुआन है। आमतौर पर इतने बुरे लोगों को तो स्वर्ग हेवेंस खुद ही बिजली गिराकर मार देता है, लेकिन पूरे संसार में चू जुआन अकेला डेमोनिक कल्टीवेटर है जिसे लोगों को मारने पर स्वर्ग का आशीर्वाद मिलता है। लोगों को मार मार कर चू जुआन उनके लिए एक तरह का वीर बनता जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को वो मारता है वे और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज होते हैं। कमाल की बात यह है कि चू जुआन को शक्तिशाली बनने के लिए रक्त ब्लड चाहिए, और अभी वो एक ऐसे ग्रह पर है जहां अरबों की तादाद में ज़ॉम्बी है। उसकी कल्टीवेशन के लिए ज़ॉम्बी का रक्त सबसे उत्तम है, लेकिन चू जुआन की किस्मत हमेशा से इतनी अच्छी नहीं रही। एक वक्त था जब हजारों लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा था, लेकिन एक सिंगल आर्टिफैक्ट ने उसकी किस्मत बदल दी। अब हमारा चू जुआन एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जिससे वो इतिहास का सबसे मजबूत डेमोनिक कल्टीवेटर बनेगा, वो भी अच्छे काम करके। कहानी की शुरुआत में हमें कंगस्वान कॉन्टिनेंट के यू स्टेट के एक सेक्ट का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ रास्ते पर चलते हुए सभी लोग वो जी सेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। सभी बोल रहे होते हैं कि वो कमीना डेमोनिक सेक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन उसके कुछ बचे हुए लोग आज भी जिंदा हैं, और उनमें से कुछ को हाल ही में हमारी सिटी में भी देखा गया है। इन सारी बातों को रास्ते पर चलते हुए हमारी कहानी का मुख्य किरदार चू जुआन सुन रहा होता है, जो कि वो जी सेक्ट का डेमोनिक कल्टीवेटर है और अभी सभी लोगों से छिप रहा है। चू जुआन बताता है कि मुझे लगा था कि इस दुनिया में आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे इस दुनिया में आने के बाद चीजें तो और भी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। चू जुआन इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट करके आया था। जब वो यहाँ आया तो उसके पास न कोई कनेक्शन थे, न कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि, और कल्टीवेशन टैलेंट के मामले में भी वो बस ठीक ठाक ही था। बहुत प्रयास के बाद उसने वो जी सेक्ट को ज्वाइन कर लिया, जो पूरे यू स्टेट का सबसे बड़ा सेक्ट था। मजबूत बनने की लालसा में उसने हर वो काम किया जो वो कर सकता था, यहाँ तक कि डेमोनिक कल्टीवेशन के रास्ते को भी अपनाया। जैसे ही चू जुआन रिफाइन स्टेज पर पहुंचकर व्यक्तिगत शिष्य पर्सनल डिसाइपल बनने वाला था, उसी वक्त वो जी सेक्ट के पहले पूर्वज फर्स्ट एंसेस्टर पागल हो गए और गायब हो गए। इससे बाकी 5 राइटियस सेक्ट्स को वो जी सेक्ट को खत्म करने का मौका मिल गया। राइटियस सेक्ट ने ये साबित कर दिया कि वो जी सेक्ट एक डेमोनिक सेक्ट था, और ये कहकर वहाँ के बहुत सारे लोगों को मार दिया। जो शिष्य बचे उन्हें उन कमीनों ने जान से मार दिया, और कुछ मुट्ठी भर लोग ही आज जिंदा बच पाए हैं, जिनके पीछे वे हाथ धोकर पड़े हैं। चू जुआन कहता है कि क्योंकि मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ, मुझे अपनी पावर को बनाए रखने के लिए रक्त चाहिए, और मेरे पास कई खतरनाक कीट इंसेक्ट्स हैं जिन्हें खिलाने के लिए मुझे मांस और रक्त चाहिए। लेकिन हमारे सेक्ट के खत्म होने के बाद से मुझे संसाधन नहीं मिल पा रहे, और इसी वजह से दिन ब दिन मेरी बॉडी कमजोर होती जा रही है। ये अच्छी बात है कि मैं अपने एक जूनियर को जानता हूँ जिससे मैं अभी भी संसाधन खरीद पा रहा हूँ। अपने जूनियर से मिलने के लिए चू जुआन एक रेस्टोरेंट में आ गया होता है। चू जुआन को देखकर जूनियर हे लियांग बोलता है, सीनियर ब्रदर, आपके हाल ठीक नहीं लग रहे। चू जुआन पूछता है, हे लियांग, अभी तुम्हारे पास में क्या आइटम है? हे लियांग कहता है कि चू जुआन साहसी है कि सेक्ट खत्म होने के बाद भी डेमोनिक आर्ट्स का अभ्यास कर रहा है। हालांकि वो इंसानों का नहीं, बीस्ट का रक्त यूज करता है, जो राइटियस सेक्ट वालों के लिए भी डेमोनिक कल्टीवेशन ही है। चू जुआन कहता है, चाहे हम अच्छे काम करें या बुरे, हमें मरना तो है ही, तो आखिर यहाँ अच्छे काम करके क्यों मरना? उन राइटियस सेक्ट वालों की नजर में तुम और मैं एक ही है। हे लियांग सहमति जताता है। फिर चू जुआन स्पिरिट स्टोन के बदले में ब्लड स्पिरिट पिल्स ले लेता है। तभी चू जुआन पास में किसी को ये कहते हुए सुनता है कि डेमोनिक कल्टीवेटर उनके जाल में फंस ही गया। वो अपने कीट का उपयोग करके आसपास के सभी लोगों की बातें सुनता है
और समझ जाता है कि हे लियांग एक गद्दार है जिसने उसे राइटियस सेक्ट वालों के जाल में फंसा दिया है। लेकिन चू जुआन को पता होता है कि अभी वे सिटी के अंदर है और राइटियस सेक्ट वाले यहाँ उस पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद को शांत करते हुए हे लियांग से पूछता है, जूनियर ब्रदर क्या तुम्हारे पास और पिल्स होंगी? मुझे यहाँ पर ब्लड स्पिरिट पिल की बहुत जरूरत है। हे लियांग चौंक कर कहता है कि पिल तो है लेकिन वो नॉर्मली घावों के लिए काम आती है, जिसका मतलब है कि अंकल ही और बाकी लोग घायल होंगे। अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए चू जुआन बोलता है, बस हमारा सेक्ट खत्म हुआ है, हमारे बीच की पावर गैप खत्म नहीं हुई है, तो इसी वजह से अपनी औकात से ज्यादा मत बोलो। घबराते हुए हे लियांग कहता है कि वो बस ये कह रहा था कि ये बहुत महंगा है। चू जुआन उसे धमकाते हुए कहता है, प्राइस मत बताओ, फटाफट से मुझे पिल दो। राइटियस सेक्ट के लोग उन्हें जाते हुए देखते हैं और कहते हैं कि हे लियांग योजना के मुताबिक उसे सिटी के बाहर लेकर जा रहा है और जैसे ही वो अकेले में मिलेगा वे उसे मार डालेंगे। चू जुआन हे लियांग को एक गुप्त ठिकाने पर ले आता है। हे लियांग कहता है, सीनियर ब्रदर आपने तो बहुत ही कमाल का बेस चुना है। ये घर बाहर से छोटा दिखता है लेकिन अंदर से सच में काफी बड़ा है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर हम लोगों को कब तक चलना पड़ेगा? चू जुआन बोलता है, मेरे प्यारे हे लियांग आखिर तुम्हें जल्दी किस बात की है? क्या तुम्हें अपने सीनियर ब्रदर की कंपनी पसंद नहीं आ रही क्या? फिर हम देखते हैं। उड़ते हुए हे लियांग घर के बाहर जाकर गिरता है। राइटियस सेक्ट के बंदे पूछते हैं, क्या हुआ हे लियांग, क्या वो भाग गया? घायल हे लियांग कहता है, वो अंदर है और वो भागने का ट्राई कर रहा है, फटाफट से जाओ वरना वो भाग जाएगा। सभी राइटियस सेक्ट के बंदे फटाफट से घर के अंदर एंटर कर जाते हैं और थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें एक लाश मिलती है। चेक करते हुए एल्डर बोलता है कि इस बंदे को बहुत ही बेरमी से मारा गया है। एक सेकंड रुको, ये तो हे लियांग की बॉडी है, इसका मतलब वो चू जुआन को ट्रिक करके भाग गया। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं चू जुआन को जो सिटी के बाहर आ गया होता है। नकाब उतारते हुए चू जुआन बोलता है, उन बेवकूफों को क्या लगा था वो मेरे को पकड़ लेंगे? मैंने अपने कीट का यूज करते हुए उनके प्लान के बारे में पहले ही सुन लिया था। वो सोचता है भले ही मैं यहाँ से बचकर भाग पाया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच गया हूँ। क्या मुझे यहाँ पर जिंदगी भर ऐसे ही भागना पड़ेगा या फिर डेमोनिक कल्टीवेशन के रास्ते को छोड़कर एक राइटियस कल्टीवेटर बनना होगा? पर राइटियस कल्टीवेटर बनने का मतलब है अभी तक की पावर को खो देना, और मैंने अपनी ये सारी पावर्स बहुत रिस्क लेकर कमाई है। इनको बिल्कुल भी खोने का जोखिम मैं नहीं ले सकता। अब जब मैं डेमोनिक कल्टीवेशन के रास्ते पर आगे बढ़ चुका हूँ तो इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मैं इसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ता रहूंगा। चू जुआन रात बिताने के लिए एक गुफा के अंदर आ गया होता है। वो सोचता है कि भले ही वो लियांग बहुत बड़ा कमीना था लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि उसके पास कमाल कमाल के आइटम्स हैं और उसे मारने की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है। तभी उसे वहाँ पर है लियांग के सामान के अंदर से एक बहुत ही खास आइटम मिलता है जिसको सिर्फ एक बार भी यूज करने के लिए आपको बहुत ही स्पेशल एनर्जी चाहिए रहती है। चू जुआन बोलता है कि पहले किसी को परमिशन नहीं थी कि वो इस आर्टिफैक्ट को यूज कर सके, लेकिन फाइनली अब आर्टिफैक्ट मेरे पास में है और क्योंकि मैं दूसरे दुनिया से बिलोंग करता हूँ तो हो सकता है कि ये आइटम मैं यूज कर पाऊँ। ये बोलते हुए वो अपनी एनर्जी को आईने मिरर के अंदर डाल देता है। तो अभी वो ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि उस आईने के अंदर एक अपोकलिप्टिक वर्ल्ड दिख रहा होता है। चू जुआन बोल रहा होता है कि मैंने काफी सारी मूवीज के अंदर ऐसे वर्ल्ड्स देख रखे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आईने के अंदर से एक रोशनी बाहर निकलती है और वह चू जुआन को आईने के अंदर खींच लेती है। चू जुआन बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है? क्या मैं आईने के अंदर फंस चुका हूँ? लेकिन जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो वो उसी अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है जो कि वो आईने में देख रहा था। शॉक होते हुए चू जुआन बोल रहा होता है कि आखिर इस वर्ल्ड की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? क्या यहाँ पर एलियंस ने अटैक किया है या फिर कोई बीमारी फैली होगी? अगर मुझे इस वर्ल्ड के बारे में जानना है तो किसी से बात करनी होगी, क्योंकि अभी भी इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइवर्स तो होंगे ही। तो अभी हमारे चू जुआन को साइड में एक बंदा दिखता है जिससे वो बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो नोटिस कर लेता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी होता है। चू जुआन बोल रहा होता है, क्या इतने सारे ज़ॉम्बीज? फिर चू जुआन अपनी तकनीक ब्लड वायर का यूज करते हुए ज़ॉम्बी को बीच में से फाड़ देता है। चू जुआन बोल रहा होता है, भले ये ज़ॉम्बी दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लगे लेकिन इसके पास एक नॉर्मल इंसान के बराबर की ही पावर थी। इनके लिए कल्टीवेटर को हिट करना उतना ही मुश्किल है जितना कि इंसानों के लिए भगवान को हिट करना। फिर वो अपने ब्लड वायर को आगे भेजता है ताकि वो उसके रक्त और मांस को सोख सके। चू जुआन बोल रहा होता है कि मैं नॉर्मली बीस्ट के रक्त को यूज करता हूँ कल्टीवेशन करने के लिए और मेरे
जितनी भी जीवित जिंदा चीजें हैं, मैं उन सभी के रक्त ब्लड को इस्तेमाल यूज कर सकता हूँ। बीस्ट के मुकाबले ज़ॉम्बी का रक्त है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कि इनके रक्त का इस्तेमाल करते हुए मेरी क्षमता काफी ज्यादा प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली आगे बढ़े। कुछ ज़ॉम्बी को अवशोषित एब्जॉर्ब करने के बाद चूज वन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। चूज वन बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि ज़ॉम्बी काम आ जाएंगे। मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए जिस तरह का रक्त चाहिए, ज़ॉम्बी के पास में बिल्कुल वैसा ही रक्त है। अभी वो बैठ के ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से और भी बहुत से ज़ॉम्बी आते हैं। चूजवान बोल रहा होता है, मजा आ गया, अब मुझे कभी भी रक्त की कमी नहीं होने वाली और अब मेरे कीटों इंसेक्ट्स को भी मैं पेट भरकर पेपर खाना खिला पाऊंगा। इस सिटी की कंडीशन बता रही है कि इस दुनिया वर्ल्ड के अंदर सर्वनाश अपोकलिप्स फैल चुका है और अगर मैं चाहूँ तो इस पूरी सिटी के ज़ॉम्बीज को अवशोषित करते हुए खुद को शक्तिशाली पावरफुल बना सकता हूँ। एक सेकंड रुको, सिर्फ पूरी सिटी ही क्यों, अगर मैं अवशोषित करना चाहूँ तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मेरे लिए पड़ा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर अरबों बिलियंस ज़ॉम्बीज को अवशोषित कर लिया तो मैं कितना शक्तिशाली बन जाऊंगा। ये वर्ल्ड तो मेरे लिए बिल्कुल किसी स्वर्ग पैराडाइज की तरह है जो कि मुझे काफी ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। फिर जो हमारा चूजवान होता है वो सभी को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। चूजवान बोल रहा होता है कि यहाँ से सभी लोग कहते थे डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए तुम आगे बढ़ ग्रो सकते हो, लेकिन कभी भी अमर इमोर्टल नहीं बन सकते। लेकिन अब मैं वो पहला बनने वाला हूँ जो कि डेमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए अमरत्व इमोर्टलिटी को हासिल अचीव करेगा। और कमाल की बात तो ये है कि मुझे ये काम करने के लिए बुरे काम भी नहीं करने पड़ेंगे। फिर आसपास के सभी ज़ॉम्बीज को मारने के बाद चूजवान देखता है कि उसकी कल्टीवेशन एक लेवल से बढ़ गई होती है। पहले जो वो की रिफाइनिंग के फर्स्ट स्टेज पर था, अब वो 5th स्टेज पर पहुंच गया होता है। चूजवान बोल रहा होता है कि सच में डेमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए ये जगह एक पवित्र भूमि होली लैंड है। वैसे अगर देखा जाए तो सभी को खुद मारते हुए इनके रक्त को अवशोषित करना काफी थकाऊ काम है। अगर मैं अपने लिए कुछ जीन कॉप्स कठपुतलिया को तैयार कर लेता हूँ तो वो मेरे लिए मेहनत करेंगे और मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रक्त को अवशोषित करना होगा। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के ज़ॉम्बीज को देखता है, उसे वो सभी काफी ज्यादा कमजोर लगते हैं। किसी के पास में कॉर्प्स बनने का सामर्थ्य पोटेंशियल नहीं होता। चूजवान बोल रहा होता है, ये तो काम नहीं आने वाले, कुछ और देखना पड़ेगा। वैसे मेरे नजदीक साथ ने ना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है। फिलहाल के लिए मैं इस जगह को अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इस मॉल के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होंगे जो कल्टीवेशन को बेहतर करने में मेरी काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। हमें शॉपिंग मॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक व्यक्ति को जिसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज लगे हुए होते हैं। वो व्यक्ति बोल रहा होता है, ब्रदर हूँ, मेरे को बचा लीजिए। आपने मुझे कहा था कि मैं इन सभी को अपने पीछे लेकर जाऊं और उस समय में आप सारी सप्लाई को इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद आप मुझे ही बचा लेंगे। तो आप मुझे बचा क्यों नहीं रहे हो? देखिए प्लीज, मेरी बहन को ना मेरी जरूरत है। अगर मैं मर गया तो वो लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ब्रदर हु बोल रहा होता है, मेरे प्यारे चश्मिश, तू किस परिवार फैमिली की बात कर रहा है? तेरी माँ 60 साल की एक बुढ़िया थी और काफी ज्यादा कमजोर थी। सच कहो तो हमारी गैंग के लिए वो एक कचरा थी और इसी वजह से हमें तुम्हारी माँ को ना कल ही मार दिया है। हैरान शौक होते हुए चश्मिश बोल रहा होता है, क्या तुमने क्या कहा? ब्रदर हु बोल रहा होता है, कान खोल के सुन ले, तेरी माँ को मैं मार चुका हूँ और तू भी हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसी वजह से अब तू यहाँ पर ज़ॉम्बी का खाना बनने वाला है। रही बात तेरी बहन की, तो वो भी काफी ज्यादा जवान है और तेरे मरने के बाद में ना मैं उसका बहुत अच्छा ख्याल रख लूंगा, ठीक है? मैं चश्मिश, मैं चलता हूँ। वही जो वहाँ पर ज़ॉम्बीज होते हैं वो चश्मिश को मार देते हैं। बाहर निकलते ब्रदर हु बोल रहा होता है कि इस दुनिया के अंदर ना कर्मा नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। अच्छे काम करो बुरे काम करो, क्या फर्क पड़ता है? अंत इन द एंड में बस हम लोगों को जीवित रहना, सरवाइव करना है और यही हमारा मुख्य लक्ष्य, मेन गोल है। तभी वो दौड़ते हुए साइड में किसी को देखता, नोटिस करता है। ब्रदर हु बोल रहा होता है, कौन है वहाँ पे? चलो फटाफट से बाहर निकलो। तो तभी हमारा चूजवान बाहर आते हुए बोल रहा होता है कि तेरी काया बॉडी तो काफी ज्यादा अच्छी है, लगता है तूने अपने ऊपर काफी मेहनत करी है। ब्रदर हु सोच रहा होता है, इस बंदे के कपड़े काफी अजीब नहीं है क्या? क्या ये किसी नाटक कंपनी का साइड एक्टर है जो कि भाग के यहाँ पर आ गया है? ब्रदर हु बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम मेरी काया के बारे में क्यों बात कर रहे हो? चूजवान बोल रहा होता है, मेरे को एक हीन कॉब्द रिफाइन करना था
और उसके लिए तुम्हारी काया सबसे अच्छी बेस्ट रहेगी, तो इसी वजह से लड़के मैं तुम्हें चुनता हूँ। तो तभी हमला अटैक करते ब्रदर हु बोल रहा होता है कि लगता है कि तू पागल हो चुका है और तेरे दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए ना मेरे को तेरे पर हमला करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा चूजवान अब इस जगह से हिलता भी नहीं है। ब्लड वायर का इस्तेमाल करते ब्रदर हु के हमले को वही रोक देता है। अपने हाथ के ऊपर लगे हुए कट को देखते ब्रदर हु बोल रहा होता है कि ये कैसी शक्ति पावर है। ये बंदा यहाँ पर कीटों की शक्ति को इस्तेमाल कर पा रहा है। लगता है कि ये बंदा कोई बहुत ही पावरफुल ट्रांसजेंडर है और इसका मेरे सामने आना मेरे बुरे समय है। फिर अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए ब्रदर हु बोल रहा होता है कि आपको पता है लिंगन गैंग के जो बॉस है झाओ होंग, वो मेरे ब्रदर इन लॉ है। प्लीज कम से कम उनके लिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं गारंटी करता हूँ कि वापस जाने के बाद में मैं आपको जरूर पे बैक करूंगा। चूजवान पूछता है क्या लिंगन गैंग? आखिर ये कौन सी गैंग है? ब्रदर हु बता रहा होता है कि पूरी डोंगू सिटी के अंदर ये सबसे बड़ी गैंग है। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है झाओ होंग, वो इस गैंग के लीडर हैं और एक बहुत ही शक्तिशाली अतिमानव है। आप कह सकते हो कि मेरे मुकाबले ना वो कम से कम 10 गुना ज्यादा बलवान स्ट्रांग होंगे। चूजवान बोल रहा होता है क्या सिर्फ 10 गुना बलवान? इसका मतलब तुम्हारा ब्रदर इन लॉ भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बोलते हुए वो ब्रदर हु को अपनी रफ्तार में पकड़ लेता है और अपने कॉर्प्स रिफाइनिंग की तरफ लेकर आगे बढ़ने लगता है। चूजवान बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही सौभाग्यशाली खुशकिस्मत हो, तुम मेरे पहले कॉर्प्स सोल्जर बनने वाले हो। वही डरते हुए ब्रदर हु बोल रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत करो। अगर देखा जाए तो हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, तो आखिर बिना किसी बात के तुम मुझे मार क्यों रहे हो? चूजवान बोल रहा होता है कि तुमने ही तो कहा था कि इस पूरे वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम रूल है और वो है जीवन रक्षा सर्वाइवल। तो ऐसे में अगर मैं तुम्हें मार भी देता हूँ तो पक्का से जो मेरा कर्म है वो खराब नहीं होगा। ये बोलते हुए वो ब्रदर हु को कॉलन में डाल के शुद्ध करना शुरू कर देता है। चूजवान बता रहा होता है कि कॉर्प्स रिफाइनिंग के लिए मुझे पहले इस विधि टेक्निक को पूरी तरह से समझना था, पर अब मैंने इसे आयत मास्टर कर रखा है, जो कि कॉर्प्स पपेट सेट की एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तकनीक थी। वो यहाँ पर इस तकनीक का इस्तेमाल करते ब्रदर हु को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि एक बार के लिए कि रिफाइनिंग स्टेज का व्यक्ति भी ब्रदर हु का कुछ भी ना बिगाड़ पाए। ब्रदर हु को शुद्ध करने में चूजवान को पूरे 3 दिन लगते हैं, लेकिन 3 दिन बाद जो ब्रदर हु होता है वो कॉल्ड्रन के बाहर आता है। खुश होते हुए चूजवान बोल रहा होता है कि मैंने पहली बार शुद्धिकरण रिफाइनिंग को आजमाया ट्राई किया था और पहली बार में ही मेरे को सफलता सक्सेस मिलकिल को इस्तेमाल करते हुए एक उपकरण टूल को बाहर निकालता है, जो कि एक कम श्रेणी लो ग्रेड का जादुई उपकरण मैजिक टूल होता है और इस उपकरण के अंदर वो शवों कॉर्प्स को रख सकता है। साथ ही में इसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी शव के बारे में सब कुछ जान सकता है। चूजवान देखता है कि जो हमारा ब्रदर हु होता है वो एक ग्रेड 2 का कॉर्प्स ज़ॉम्बी बनता है, जिसके पास में 2 सहज तकनीकें इनने टेक्निक्स हैं। पहला है रक्त प्यास तकनीक ब्लड थर्स्ट टेक्निक और वही दूसरा है स्वर्णिम नेत्र अवतार गोल्डन आई इनकारनेशन। चूजवान बोल रहा होता है ये कॉर्प्स ना बिल्कुल ही बेकार नहीं है, इसके पास में यहाँ पे 2 सहज कौशल इननेट स्किल्स है जो कि बेहद ही कमाल की है। एक बार के लिए कि रिफाइनिंग के चौथे लेवल के व्यक्ति को भी ये संभाल लेगा। चूजवान बोलता है तुम मेरे पहले सोल्जर हो तो तुम्हारा नाम होगा जियाओसी, तो चलो अब आगे बढ़ो और मेरे लिए ज़ॉम्बीज को पकड़ के लेकर आओ। तो अभी जो हमारा जियाओसी होता है वो आगे बढ़ते हुए बहुत सारे शवों को मारना शुरू कर देता है। चूजवान बोल रहा होता है कि मेरा एक कॉर्प्स सोल्जर जल्दी ही मॉल के सारे ज़ॉम्बीज को मार देगा और कमाल की बात तो ये है कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर जो हमारा चूजवान होता है वो बैठ के नूडल्स खाने लगता है और वही जो जियाओसी होता है वो पकड़ कर ज़ॉम्बीज को लेकर आ रहा होता है। खुश होते हुए चूजवान बोलता है मेरे प्यारे जियाओसी तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से जो मेरी कल्टीवेशन है ना वो काफी ज्यादा बेहतर कर गई। एक बार मैं यहाँ पे अच्छे खासे रक्त को अवशोषित कर लूं, उसके बाद सारा रक्त तुम्हारा होगा। साथ ही हमारा चूजवान सोच रहा होता है कि किसी को भी नहीं लगा होगा वो व्यक्ति जो कैंगदान कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी जान को बचाने के लिए सबसे भाग रहा था, वो एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर आने के बाद में इतना शक्तिशाली बन रहा है। और अगर मैं सच कहूँ ना तो इस वर्ल्ड के अंदर मैं एक ईश्वर गॉड की तरह हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के इंसान मेरी बराबरी कर सकते हैं। वैसे एक बात तो कहना पड़ेगा, ये जो रक्त दर्पण ब्लड मिरर है
काफी ज्यादा कमाल की चीज है। अगर ये नहीं होता तो मैं कभी भी यहाँ पे आ ही नहीं पाता। पर ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद में मैं इसे बार बार बाबा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। वैसे अगर देखा जाए तो वापस जाने का कोई फायदा भी तो नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद में दुश्मन राइट साइड के बंदे मेरा पीछा करेंगे और अगर मैं गलती से भी किसी के हाथ लग गया तो मेरे लिए भारी फात दिखते हो जाएंगी। वही दूसरी ओर उस टाइम के अंदर मैं यहाँ पे छुपते हुए काफी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता हूँ। मेरे हिसाब से रक्त दर्पण भी ना बिल्कुल मेरी तरह है। इसे फिर से चार्ज होने के लिए संसाधन रिसोर्सेज चाहिए और जब तक ये रिचार्ज हो रहा है मैं ज़ॉम्बीज को अवशोषित करता रहता हूँ। फिर जो हमारा चूजवान होता है वो काफी सारे ज़ॉम्बीज को मार के लटका देता है। सीन चेंज होता है। हमें डोंगू सिटी के हवाई होटल का सीन दिखाया जाता है। ये जो होटल है ये लिंगन गैंग का बेस भी है। ऑफिस में बैठा बॉस झाओ हुंग बोल रहा होता है कि तुमने मुझे वादा प्रॉमिस किया था कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर तुम टैंक को ढूंढ लोगे और अब अगर देखा जाए ना तो पूरा 1 महीना हो चुका है लेकिन टैंक की हम लोगों को कोई खबर नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। घबराते हुए व्यक्ति बोल रहा होता है कि बॉस ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने ब्रदरहुड के बारे में ना काफी कुछ पता लगाया है। हमारे जो ब्रदरहुड थे ना वो जिया मॉल के बाहर लापता गायब हो गए थे। आपको पता है वो मॉल एक बहुत ही खतरनाक जगह बन चुकी है। मैंने वहाँ पे जांच इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2 लोगों को भेजा था लेकिन दोनों वापस नहीं आए और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। मेरे हिसाब से उस मॉल के अंदर कोई बहुत ही शक्तिशाली ज़ॉम्बीज रह रहे हैं जिनसे की फाइट करने की एबिलिटी गैंग में से आपके पास है। तो इसी वजह से मेरी कोई गलती ही नहीं है। झाओ होंग बोल रहा होता है तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पास मेरी तरह सुपर पावर्स नहीं है तो तुम फाइट कैसे करोगे। खुश होते हुए बंदा बोलता है कि आपका शुक्रिया बॉस मेरी बात को समझने के लिए। तभी अपने डॉग को आगे भेजते हुए होंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में कोई सुपर पावर नहीं है और तुम मेरी हेल्प ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब तुम कचरा हो और कचरे की जगह मेरी गैंग में नहीं मैं डॉग्स के पेट में है। ये बोलते हुए वो उस बंदे को अपने डॉग्स को खिला देता है। फिर वो अपने साइड में खड़े बंदे से बोलता है वांग बाव चलो मॉल चल के देखते हैं कि आखिर वहाँ पे ऐसा भी क्या है जो कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जाने में ही इतना डर रहे थे। आगे हम देखते हैं जो झाओ होंग होता है वो मॉल के बाहर आ गया होता है। अपने डॉग्स को आगे भेजते हुए झाओ होंग बोल रहा होता है कि जाके चेक करो यहाँ पे चल क्या रहा है। साथ ही होंग ये भी सोच रहा होता है कि एक मॉल ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं लेकिन एक मॉल के इतने करीब होने के बावजूद भी वो बिल्कुल ही ब्लड को सेंस नहीं कर पा रहा। फिर जैसे ही हमारा होंग मॉल में एंटर करता है उसे बहुत ही खतरनाक ब्लड की स्मेल आती है। वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे बड़े बड़े गैलन ब्लड से भरे हुए होते हैं। वही जब वो ऊपर ज़ॉम्बीज को लटका हुआ देखता है तब तो वो बिल्कुल ही डर जाता है। वांग बाव बोल रहा होता है कि ये किसने किया होगा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि एक इंसान इतना घटिया काम कर सकता है। पक्का से यहाँ जिसने भी ये काम किया है उसने टैंकों को मारा होगा। बॉस अब हम लोग को क्या करना चाहिए। गुस्सा करते हुए झाओ होंग बोल रहा होता है कि भले ही काम बीटीएस गैंग ने किया हो या फिर किसी और ने, जिसने भी ये किया है ना वो बचने नहीं वाला। मेरे गैंग के लोग को मारने का मतलब है मेरे को प्रोवोक करना और मेरे को प्रोवोक करके इस सिटी में ना कोई बच नहीं सकता। जब तक कि मैं टैंकों के कातिल को ढूंढ नहीं लेता मैं शांति से नहीं बैठने वाला। वही दूसरी तरफ हम लोग का कैंगजन कंटेंट का सीन दिखाया जाता है। चूजुआन का जो मिरर था वो उन लोग के मॉल आने से पहले रिचार्ज हो गया था और जब तक वो आए तब तक माँ चूजुआन यहाँ पे आ चुका था। चूजुआन बोल रहा होता है कि वापस आके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि भले ही मुझे अर्थ के ऊपर काफी सारा ब्लड मिले, स्पिरिचुअल एनर्जी के मामले में आज भी ये वर्ल्ड बेस्ट है। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे काफी सारे राइटिस कल्टिवेटर्स होते हैं। चूजुआन बोल रहा होता है शेनवा फैमिली तुम लोग फिर से आ गए। शेनवा फैमिली के बंदे बोल रहे होते हैं चूजुआन तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो जो कि लास्ट टाइम तो शिकवान के सामने नहीं आए। अगर तुम उनके हाथ में आ गए होते तो तुम पक्का से मारे गए होते। लेकिन लगता है कि अब तुम्हारा लक तुम्हारे साथ में नहीं है, इसी वजह तुम ना हमारे हाथ लग गए हो। चूजुआन बोल रहा होता है कि मेरा लक तो पूरी तरह से मेरे साथ में है लेकिन आज यहाँ पे तुम सभी का लक खराब है
जो कि मेरे हाथों मरने वाले हो। लेकिन तभी वो सारे के सारे बंदे चू जुआन को घेर लेते हैं। चू जुआन सोच रहा होता है कि अर्थ पे जाने के बाद में मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन मैंने अपनी पावर्स को ना किसी पे भी आजमाया नहीं था। फाइनली मुझे यहाँ पे कुछ लोग मिल गए जिनके ऊपर मैं अपनी पावर को यूज कर सकता हूँ। फिर जो हमारा चू जुआन होता है वो अपनी ब्लड वाइप का यूज करते हुए उन सभी लोग को पकड़ लेता है। शॉक होते हुए शेनवा फैमिली के बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम तो की रिफाइनिंग के 4th लेवल पे थे ना, आखिर तुम 4th लेवल पे होते हुए इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। चू जुआन बोल रहा होता है कि अगर तुम पास खबर रखोगे तो यही होगा ना। किसने कहा कि मैं 4th लेवल पर हूँ, मैं 6th लेवल पर हूँ। शॉक होते हुए शैनन फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, क्या 6th लेवल पर तुम 3 दिन पहले 4th लेवल पे थे। इतने कम वक्त के अंदर तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए। चू जुआन सोच रहा होता है, क्या सिर्फ 3 दिन बीते हैं? मैं अर्थ के ऊपर तकरीबन 1 महीने तक रह के आ रहा हूँ और ये बोल रहा है कि इस वर्ल्ड का सिर्फ 3 दिन बीते हैं। लगता है कि अर्थ के 10 दिन यहाँ का 1 दिन बराबर है। फिर चू जुआन उन लोगों से पूछता है कि मुझे बताओ, क्या यहाँ पे तुम लोग के पास में रीइंफोर्समेंट है क्या, या फिर तुम्हारे जो फैमिली के मास्टर हैं वो ही मेरे को ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन वहाँ पे चू जुआन के क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं करता। चू जुआन बोल रहा होता है, अच्छा तुम आंसर नहीं करोगे। फिर वो अपनी ब्लड वाइफ को टाइट करते हुए उन लोग के लिए सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल कर देता है। जैसे ही वो वहाँ पे एक बंदे को मारता है, सभी की फटके हाथ में आ गई होती है। चू जुआन बोल रहा होता है, कॉपरेट करो वरना ऐसे ही मारे जाओगे। तभी एक बंदा डरते हुए बोलता है कि हमारे साथ में ना कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, हम यहाँ पे अकेले आए थे। और रही बात हमारे मास्टर की, तो वो यहाँ पे इसी वजह से नहीं आए क्योंकि उनका मानना था कि हम लोग ना तुम्हें मार सकते हैं। चू जुआन बोल रहा होता है, ठीक है अब मैं यहाँ पे बिना किसी टेंशन के तुम लोग को मार सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे पीछे फाइट करने वाला भी कोई नहीं है। ये बोलते हुए उन सारे कल्टीवेटर को खत्म कर देता है। चू जुआन बोल रहा होता है कि यही अंतर होता है राइटस कल्टीवेटर और डेमोनिक कल्टीवेटर्स के बीच में। मैंने यहाँ पे इन लोगों को एक ऑफर दिया और इन लोगों ने मान लिया, ये जानने के बावजूद भी कि मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ और अपने टारगेट को मैं कभी नहीं छोड़ता। चू जुआन सोच रहा होता है कि मेरे पास मिरर के आने से पहले मेरे पास भी एक ब्लड लाइन थी, लेकिन मिरर के आने के बाद से ही मेरी कल्टीवेशन 6th लेवल में पहुंच गई और वही मैंने एक टेक्निक ब्लड एम्बेडमेंट को भी नाम मास्टर कर लिया है, जो कि यहाँ पे रहते हुए मास्टर करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। साथ ही मेरे पास में ट्रम्प कार्ड के तौर पे एक 3rd लेवल का जॉम्बी है, जो कि कितने भी खतरनाक बैटल के अंदर मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब मुझे बस यहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल बनना है, जिससे कि मैं अपने लाइफ स्पैन को भी ना काफी ज्यादा बढ़ा पाऊंगा। मेरे पास में यहाँ पे इतने जॉम्बीज है कि उसकी कभी कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर देखा जाए, डेमोनिक कल्टीवेशन का मतलब सिर्फ ब्लड पाना नहीं होता। मेरे को अपनी बाकी टेक्निक्स का यूज करते हुए स्पेशल हर्ब्स चाहिए रहेंगे और साथ ही और भी बहुत सारे मटेरियल चाहिए होंगे जो कि सिर्फ मुझे यहाँ से मिल सकते हैं। मेरे मिरर के चार्ज होने से पहले मेरे को सब कुछ इकट्ठा करना होगा ताकि अर्थ पे जाने के बावजूद भी मुझे कोई दिक्कत ही ना आए और मैं आराम से कल्टीवेट कर पाऊँ। आगे जो हमारा चू जुआन होता है वो मार्केट में वॉक करते हुए सोच रहा होता है, मेरे को अच्छा सामान चाहिए। कॉमन मार्केट के अंदर कुछ भी अच्छा ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे यहाँ पे कैसे भी करके ना ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो कि वो सेट से कनेक्टेड है। तभी हमारे चू जुआन की नजर विद बोन में पड़ती है, जो कि उसकी वो सेट का टोकन था। फिर वो आगे बढ़ते हुए शॉपकीपर से बोलता है कि आखिर जो एक वाटरमेलन है वो कितने का है। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि 2 स्पेन में काम हो जाएगा। चू जुआन बोलता है, क्या इतना महंगा? क्या तुम्हारे जो वाटरमेलन है वो सोने के बने हुए हैं क्या? शॉपकीपर बोल रहा होता है कि ये वाटरमेलन ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो सेट के रूइंस के अंदर से हम इसे लेके आए हैं और अगर तुम्हें यहाँ पे लग रहा है ना कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है तो तुम्हें इसे खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर जो हमारा चू जुआन होता है वो अपनी बातों के तौर पर शॉपकीपर को बता देता है कि वो यहाँ पे 3rd वन के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। शॉपकीपर बोलता है कि लगता है कि आपको काफी हाई क्वालिटी का सामान चाहिए, प्लीज आप मेरे साथ वेयर हाउस चलो, वहाँ पे आपको काफी अच्छी क्वालिटी का सामान मिल सकता है। साइड में आने के बाद में वो बंदा ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हो? अपने केप को हटाते हुए चू जुआन बताता है कि मैं हूँ चू जुआन। खुश होते हुए बंदा बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर चू आप यहाँ पर, मेरा नाम ना चैन लंग है और मैंने आप ही के साथ में वो सेट को ज्वाइन किया था। आप तो मेरे को नहीं जानते होंगे लेकिन मैंने हमेशा आपको काफी ज्यादा एडमायर किया है। आप तो मेरे लिए आइडल की तरह हो। जितने भी आउट ऑफ डिसाइपल्स थे उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर पाया था,
लेकिन हम सभी में से जो आप थे वो कितना आगे बढ़े, यहाँ तक कि सेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले आप फर्स्ट डिसाइपल बनने वाले थे। सच कहूँ तो मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरी मुलाकात आपसे होगी। वैसे आपको पता है, हमारे अंकल ही और बाकी सीनियर्स ना वो फैमिली मैनर में रह रहे हैं, और आपने जो 3 दिन पहले गद्दार हीलियम को मारा था वो न्यूज भी हम तक पहुंची थी। सच कहूँ तो ये जानकर कि आपने हीलियम को मार दिया मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। सबकी हिम्मत भी ना काफी ज्यादा बढ़ गई थी। चूज वन बोल रहा होता है कि थर्ड एल्डर के डायरेक्ट डिसाइपल अंकल लियो अभी तक जिंदा है। सच कहूँ तो वो फैमिली के मैनर में रहना एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है। सच कहूँ तो एक बार के लिए किसी के लिए भी सोचना काफी ज्यादा मुश्किल है कि वो सेट के बंदे गवर्नमेंट ऑफिशियल के घर पे रह रहे होंगे, और इसी वजह नवांग फैमिली वाले भी अभी तक आप लोग को नहीं ढूंढ पाए। खुश होते हुए चैन लंग बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर चू हमें ज्वाइन कर लीजिए। जब तक जो हमारे वो सेट के लोग हैं वो साथ में रहेंगे वो सरवाइव कर पाएंगे। आपका हमारे साथ में आना हम सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। चूज वन बोल रहा होता है, नहीं नहीं, ज्वाइन तो मैं नहीं करने वाला, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सामान खरीदने के लिए आया था। चैन लंग बोल रहा होता है, अच्छा तो बताइए आपको क्या चाहिए। चूज वन बोल रहा होता है, बस कुछ खास नहीं, मुझे चाहिए ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ग्रैंड एरे। शौक होते हुए चैन लंग बोल रहा होता है, क्या आपको ग्रैंड एरे चाहिए? ब्लड एरे को यूज किया जाता है एक बहुत ही लार्ज एरिया के बंदों को मारने के लिए। आप उन सभी लोगों के ब्लड को यूज करते हुए ब्लड बॉल बना सकते हो, और एक एरे का यूज करते हुए 10,000 बंदों को मारना भी काफी ज्यादा इजी चीज है। एक वक्त पे एक डेमन सेट का लीडर हुआ करता था जिसने कि अपने एरे का यूज करते हुए 3 लाख लोगों को मार दिया था। और अगर आपको ब्लड एरे को यूज करना है तो कम से कम भी आपके पास में की रिफाइनिंग की पावर होनी चाहिए। ब्लड एरे का यूज करते हुए पूरी सिटी को ही मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब आप ये कर रहे होंगे तब राइट साइड के बंदे आपके पास में आएंगे और लोगों को मारने से पहले ही ना वो आपको मार देंगे। चूजवान सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में उसको यूज करना काफी खतरनाक है, लेकिन अगर मैं अर्थ पे जाकर उसे डॉट यूज करता हूँ जॉम्बीज के ऊपर तब ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि हेवन मेरे इस काम से ना काफी ज्यादा खुश होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे हेवंस की ब्लेसिंग तक मिल जाए। चैन लंग अपनी तरफ से चूजवान को वार्न करता है कि जो आप करने की सोच रहे हो ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो प्लीज कुछ भी करने से पहले सोच लीजिएगा। लेकिन चूजवान उसे क्लियरली बोल देता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि अपनी चीजों को कैसे यूज करना है, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास वो है कि नहीं। चैन लंग बताता है कि हाँ मेरे पास में वो है। आगे हम देखते हैं वो लोग वो फैमिली के मैनर आ गए होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें ब्लड मेल्टिंग एरे चाहिए? हाँ मेरे पास में एक है तो सही, लेकिन मेरे पास में यहाँ पे एक भी वजह नहीं है कि मैं उस एरे को तुम्हें क्यों बेचूंगा। हम देखते हैं ये बंदा होता है ज़ुओ मिंग, जो कि वो सेट के इनर डिसाइपल्स में 11वीं रैंक पर था। चूजवान सोच रहा होता है, अब मेरे को समझ में आया कि चैन लंग इतना घबराया हुआ क्यों था। असल में ब्लड फॉर्मेशन एरे इस ज़ुओ मिंग के पास में है, और अगर सच कहूँ तो इस कमीने ज़ुओ मिंग और मेरी आज तक कभी नहीं बनी। भले ही हम लोग एक ही सेक्ट में थे, लेकिन हमेशा ये प्रे करता था कि मैं मारा जाऊं, और अभी मुझे जिंदा देख के ना ये काफी डिस्प्लेस्ड रहा होगा। चूजवान बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास जो है वो मुझे चाहिए, और जो मेरे पास में है ना वो तुम्हारी सबसे बड़ी नीड है। ये बोलते हुए उन लोगों को बहुत सारे ब्लड पल्स, खून के मोती दिखाता है। चैन लंग बोल रहा होता है, इतने सारे ब्लड पल्स, आखिर इतने पल्स को हासिल करने के लिए आपने कितने बंदों को मारा होगा? ज़ुओ मिंग बोल रहा होता है, अगर 1000 लोग को रिफाइन किया जाए तब जाकर इतने पल्स मिलते हैं। तभी साइड से वे हुआ बोलता है कि शेन वांग गैंग हम लोग का पीछा कर रही है, और ऐसे में हम सभी लोग छुप के बैठे हुए हैं। लेकिन जूनियर ब्रदर चू आपको तो कुछ रोक ही नहीं पा रहा, ऐसे में भी आप जाकर एक अच्छे डेमोनिक कल्टिवेटर्स की तरह लोग को मार रहे हो। सच में तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। हम देखते हैं वे हुआ वो सेट के इनर डिसाइपल्स के अंदर 22वीं रैंक पे रह चुका है। ज़ुओ मिंग सोच रहा होता है कि ये कमीना चूजवान पता नहीं कैसे पर ऐसे कमाल के काम ना कर ही लेता है। हमेशा सिर्फ इस कमीने की वजह से कभी मेरा नाम उठ नहीं पाया। ज़ुओ मिंग बोलता, चूजवान मेरे को 200 ब्लड पर्ल चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें एरे को बेच सकता हूँ। चूजवान बोल रहा होता है, ज़ुओ मिंग तुम यहाँ पे काफी लालची बन रहे हो। वही हुआ भी बोल रहा होता है कि एक एरे की कीमत ना 80 ब्लड पल्स होती है। ज़ुओ मिंग अपने सेक्ट मेंबर से तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेने चाहिए, काफी गलत बात है। ज़ुओ मिंग बोल रहा होता है, ये एरे मेरा है और इसे कितने में बेचना है ना ये भी मैं डिसाइड करूंगा। अगर तुम्हें ब्लड पल्स चाहिए तो 200 पे करो, वरना यहाँ से निकल जाओ। चूजवान बोलता है, ज़ुओ मिंग
तुम्हें पता है, तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो रखी है। तुम्हारे पास में जो एरे है वो काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन उसके लिए जो कि ये यूज कर सकता है। अगर तुम इसको यूज ही नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए बिल्कुल वर्थलेस है। और वही जो ब्लड पर्ल्स है वो तुम्हारी अर्जेंट नीड है। इस एरे के बिना तुम्हारे लिए सरवाइव करना काफी आसान होगा, लेकिन बिना ब्लड पल्स के तुम कमजोर हो जाओगे और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है ना वो काफी तेजी से घटने लगेगी। अगर तुम मुझे यहाँ पे एरे नहीं बेचोगे ना तो मैं कहीं ना कहीं से एरे खरीद लूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें ब्लड पल्स नहीं बेचा तो तुम्हारी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जरूरत में कौन है? सिचुएशन को समझते हुए जुओ मिंग बोलता है, ठीक है 80 ब्लड पल के बदले में मैं अपने एरे को बेचूंगा। चूजुआन बोलता है 80 नहीं, सिर्फ 60 ब्लड पल्स। जुओ मिंग बोल रहा होता है कि तुम बिना बात के प्राइस को गिरा क्यों रहे हो? चूजुआन बोल रहा होता है 60 में देना है तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ। जुओ मिंग बोल रहा होता है ठीक है मैं 60 में दे रहा हूँ। चूजुआन बोलता है लेकिन मेरे को 60 में नहीं चाहिए, अब मैं तुम्हें 50 ब्लड पर्ल दूंगा। जुओ मिंग को वहाँ पे गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन वो 50 में मान जाता है। चूजुआन सोच रहा होता है कि एक बहुत ही सस्ती रेट पे मेरे पास में एरे आ चुका है, और अगर देखा जाए तो अभी मेरे पास में ना बहुत सारे एक्स्ट्रा ब्लड पल्स है। एक काम करता हूँ, इसको बांट के ना थोड़ा भलाई का काम कर लेता हूँ। चूजुआन बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ब्लड पल्स थे, क्या स्पेशल स्टोन्स के बदले में आप ब्लड पल्स एक्सचेंज करना चाहोगे? वही हुआ बोल रहा होता है हाँ ब्रदर चू, हमें भी काफी जरूरत है। मैं आपको यहाँ पे इन ब्लड पल्स के बदले में 30 स्पिरिट स्टोन दे रहा हूँ। डील करते हुए चूजुआन सोच रहा होता है कि वापस जाने के बाद में ये स्पेशल स्टोन्स मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। फिर जो हमारा चूजुआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वही हुआ बोल रहा होता है कि सच में ब्रदर चू, आप हम लोग को ज्वाइन नहीं करोगे क्या? अगर आप भी हमारे साथ में रहते तो ये हम सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता। चूजुआन सोच रहा होता है ज्यादा लोगों के साथ में रहने का मतलब है ज्यादा शक्का होना। आज नहीं तो कल टाई सेट वाले यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और अगर उस वक्त मैं इन लोगों के साथ में हुआ तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। इसी वजह से मेरे लिए यहाँ पे अकेले रहना ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। चूजुआन बोलता है नहीं, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास में ना अपने खुद के कुछ रीजंस है। अभी वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे कुछ सोल्जर आते हैं। सोल्जर्स बोल रहे होते हैं कि हम लोग को यहाँ पे शेनवा फैमिली के एल्डर्स ने भेजा है। हमारे पास में न्यूज आई है कि वो फैमिली के लोगों ने डेमोनिक कल्टिवेटर को अपने घर में पनाह दी है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। घबराते हुए वही हुआ बोल रहा होता है सामने खड़ा बंदा की रिफाइनिंग के 7th लेवल पर है, हम सभी लोग साथ में मिलके भी इस बंदे को नहीं रोक सकते। चूजुआन सोच रहा होता है कि इसी चीज का खतरा मेरे को डरा रहा था, और इससे पहले कि मैं यहाँ से निकल पाता राइटस कल्टिवेटर यहाँ पे आ भी गए। क्या मैं यहाँ पे अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ दूं, या फिर बीच में इंटरफेयर करते हुए सभी को बचा लूं? तभी जुओ मिंग चिल्लाते हुए कहता है राइटस कल्टिवेटर, यहाँ पे हम इसे कोई भी ना डेमोनिक कल्टिवेटर नहीं है, सिर्फ ये लड़का जिसने टोपी पहन रखी है ना, ये डेमोनिक कल्टिवेटर चूजुआन है। तो तुम लोग फटाफट इसको पकड़ लो, वरना फिर से भाग जाएगा। ये बताने के बाद जो जुओ मिंग होता है वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। वही हुआ बोल रहा होता है जुओ मिंग, तुम एक बहुत बड़े कमीने हो। चूजुआन सोच रहा होता है ये कमीना जुओ मिंग, मुझे पता था ये ऐसा कुछ करने ही वाला है। फिर अपने केप को हटाते हुए चूजुआन बोलता है सीनियर ब्रदर वेई, जूनियर ब्रदर चैन, अब हम लोग की रियलिटी सामने आ चुकी है। मैं यहाँ पे राइटस कल्टिवेटर से फाइट कर रहा हूँ, तब तक के लिए आप लोग यहाँ से निकल जाओ। फटाफट जाके ना अंकल ही को इन्फॉर्म करो 7th लेवल कल्टिवेटर्स आ चुके हैं। इन सभी को रोकना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वही वे हुआ बोल रहा होता है ब्रदर चू, आपकी सच्चाई और निस्वार्थता की हिस्ट्री में आपके नाम को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सोल्जर्स बोल रहे होते हैं चूजुआन, तुम हमें याद हो, लास्ट टाइम अंकल शी के हाथों से तुम बच गए थे, लेकिन इस बार अगर तुम्हारे एविल गॉड भी यहाँ पे आ जाए ना तो भी तुम्हें नहीं बचा सकते। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, मैंने सोचा कि डेमोनिक कल्टिवेटर काफी ज्यादा कमीने होते हैं, लेकिन तुम ऐसे पहले डेमोनिक कल्टिवेटर हो जिसने अपने साथियों के लिए अपनी जान दे दी। ये सच में एक बहुत ही बड़ी चीज है। चूजुआन बोल रहा होता है कि डेमोनिक कल्टिवेटर्स के लिए सबसे ऊपर प्रॉफिट आता है। अगर यहाँ पे उन लोग को तुम मार देते तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, उन लोग को बचाने में ही ना मेरा प्रॉफिट है, ताकि फ्यूचर में अपने हिसाब से मैं उन लोग को यूज कर सकूं। अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सोल्जर बोल रहा होता है कि
तुम किस फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो? कल्टीवेशन के मामले में तुम हमसे इतने नीचे हो, चाहे तुम कितना ही ट्राई क्यों ना कर लो, हम यहाँ से तुम्हें बचने नहीं वाले। अपनी ब्लड वाइप को बाहर निकालते हुए चूजवान बोल रहा होता है। ये चीज तो वक्त ही बताएगी। फिर वहाँ पे उन लोगों के बीच में खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर में जब हमारा चूजवान होता है वो पहले बंदे को ओवर पावर कर देता है। तभी जो बाकी दोनों सोल्जर होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अपने टॉवर को बाहर निकालते हुए जियासी को समन कर लेता है। तो अभी जो हमारा जियासी होता है वो बाहर आते हुए दो सोल्जर को पकड़ लेता है। सोल्जर बोल रहा होता है कि ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इसके साथी तो इसे छोड़ के भाग गए थे ना। चूजवान बोल रहा होता है कि यही तुम लोग की कमी है। तुम्हें पता है कि डेमोनिक कल्टीवेटर कमीने होते हैं, फिर भी तुम लोगों ने बिलीव कर लिया कि मैं अपने दोस्तों के लिए जान देने बैठूंगा। तभी जो जियासी होता है दोनों कल्टीवेटर्स को मार देता है। चूजवान बोलता है वो दोनों तो गए, अब तुम्हारी बारिश। वही दूसरी तरफ हमें वो फैमिली के कल घर का सीन दिखाया जाता है। अंकल यू बोल रहे होते हैं कि तुम लोग ने चूजवान को अकेले छोड़ दिया। मैं ये बात मानता हूँ कि हम सभी लोग डेमोनिक कल्टीवेटर्स हैं और हमें ये काम करना काफी ज्यादा कॉमन सी बात है, लेकिन अभी जो हमारा सेक्ट डिस्ट्रॉय हो रखा है और ऐसे में हम सभी लोग ना एक कश्ती के ऊपर सवार हैं और ऊपर से चूजवान टॉप 10 डिसाइपल में से एक था। अगर वो हमारे साथ रहता तो ये काफी ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन यहाँ पे तुम लोग उसको मरने के लिए छोड़ के आ गए। ये काफी ज्यादा बेकार चीज हुई। जुओ मिंग बोल रहा होता है कि हमारी मजबूरी थी, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। अंकल यू बोल रहे होते हैं कि हमारे पास में बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि हमारी तरफ ना बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स आ रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। चैन लंग बोल रहा होता है, अंकल यू हम लोग साथ में रह के फाइट करेंगे, हम लोग कभी भी ना आपका साथ छोड़ के नहीं भागने वाले। अंकल यू बोल रहे होते हैं कि तुम सभी का कल्टीवेशन लेवल अभी काफी ज्यादा कम है, अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और वैसे भी सेक्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद में हम कुछ ही लोग बचे हुए थे। अगर सभी लोग यहाँ पे मारे गए ना तो सेक्ट को कभी भी रिवाइव नहीं कर पाएंगे। तुम सभी बच्चे यहाँ से जाओ, तब तक के लिए मैं संभालता हूँ। मेरी कमांड को याद रखना। हम सभी लोग वापस ना व्हाइट मैंग माउंटेन में मिलेंगे। तभी वहाँ पे राइटस कल्टीवेटर आते हुए बोल रहा होता है, लूझन तुम यहाँ पर छुपे हुए थे अपने ऐसे वक्त में जब तुम कभी भी मर सकते हो। अभी भी तुम अपने लोग को बचाने का सोच रहे हो, पर अफसोस की बात तो ये है कि इस पूरी किंगी सिटी को हम लोगों ने लॉक कर दिया है, कहीं से भी बाहर निकलने